और आज हम स्टार्ट करने वाले धुरंधर सीरीज़ का पहला टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेशन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो कम मार्क्स का नज़र आता है एग्ज़ाम के अंदर, बट इतना टफ लगता है बच्चों को क्योंकि ये प्योर मैथ्स का टॉपिक है, अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक नहीं है। प्योर मैथ्स में आपका लॉजिक अगर क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो मेरा पूरा ये ट्राई रहेगा कि इस वीडियो के बाद आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं और आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है बच्चे? ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले हम सीखेंगे कि रिलेशन होता क्या। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक रिलेशन डिफाइन करना है तो एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही मैथ्स के अंदर अगर आपको रिलेशन डिफाइन करना है तो आपको दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, जैसे मैं और मेरा भाई, हम दोनों में ब्रदर का रिलेशन और हम दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और हम डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करता हूं तो वो दो एलिमेंट सेम सेट से भी आ सकते हैं और डिफरेंट सेट से भी आ सकते हैं। दैट मीन्स एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए मुझे दो एलिमेंट्स चाहिए, वो दो एलिमेंट सेम सेट से भी बिलोंग कर सकते हैं, वो दो एलिमेंट डिफरेंट सेट से भी बिलोंग कर सकते हैं। अब मेरी बात बेटा बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो दोनों एलिमेंट सेम सेट से भी बिलोंग कर सकते हैं और डिफरेंट सेट से भी बिलोंग कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी। एक सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं से 1, 2 एंड 3, दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। अब मैंने कहा दो एलिमेंट्स कनेक्टेड है। बेटा रिलेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? दो सेट के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे हम रिलेशन कह सकते हैं। दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, उसे हम रिलेशन कह सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि दो एलिमेंट्स चाहिए, कम से कम दो एलिमेंट्स चाहिए जो दो सेम सेट से भी आ सकते हैं या दो डिफरेंट सेट से भी आ सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट सेट लिए, एक सेट के अंदर है 1, 2 एंड 3, एक सेट के अंदर है ए, बी एंड सी। मान लो मैंने 1 को कनेक्ट किया ए से। आप ऐसे समझ लो ये लड़के वाले हैं, ये लड़की वाले हैं। तो पंडित जी ने जो रिश्ता बताया वो ऐसे बताया कि 1 का रिश्ता ए के साथ सही है, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। ये पंडित जी ने एडवाइस किया था। फिर जब दोनों फैमिलीज आपस में मिली तो लड़कों की मां को लगा कि 1 की जोड़ी बी के साथ, 2 की ए के साथ और 3 की सी के साथ बेटर है। लड़के के बाप को लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ए का रिलेशन सी के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का बी से होना चाहिए। जब ये दोनों बच्चे, मतलब तीनों बच्चे ये और तीनों बच्चे ये आपस में मिले तो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से इनको लगा कि जी नहीं 1 की बी से कंपैटिबिलिटी अच्छी है, 2 की सी से और 3 की ए से। तो आपने देखा दो सेट के बीच में अलग अलग तरीके के रिलेशन डिफाइन हो गए। कल को ऐसा भी हो सकता है कि जी पहले सेट के तीनों के तीनों लड़कों को 1, 2 और 3 को बी ही पसंद आई है, वो उसी से रिलेट करना चाहते हैं। अब देखो मेरी बात, दो सेट के बीच में ये भी रिलेशन हुआ, ये भी रिलेशन हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो हमने सीखा दो सेट के बीच में बहुत सारे रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। अब ऐसे कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, ये मेन चीज है कि भैया दो सेट्स के बीच में आप कितने नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। अब मेरी बात बेटा बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं A1, A2 अप टू AP तक। बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं B1, B2 अप टू BQ तक। अब मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं ए और बी के बीच में। तो बेटा जो नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं फ्रॉम ए टू बी वो होंगे बेटा 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो 2 to the पावर PQ। जैसे पिछले वाले एग्जांपल के अंदर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए थे 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी थे Q। तो बच्चे जो नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं ए से बी तक वो है 2 to the पावर PQ, सॉरी 2 to the पावर PQ, दैट मीन्स 2 to the पावर 3 into 3, दैट इज 2 to the पावर 9, जो कि आएगा 512। तो दो सेट के बीच में इतने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो। क्या मुझे 512 रिलेशन पढ़ने हैं? नहीं, मुझे कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उन रिलेशन के अंदर जो सबसे पहला रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं उस रिलेशन का नाम है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या नाम है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? ये होता है सबसे लार्जेस्ट रिलेशन, दो सेट्स के बीच में जो सबसे बड़ा रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है वो यही है, लार्जेस्ट रिलेशन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा होते हैं। लार्जेस्ट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बाकी जितने भी आप रिलेशन डिफाइन करोगे वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होंगे? सबसेट। क्या होंगे बेटा? सबसेट। मतलब जितने भी और रिलेशन बनाए जाएंगे उसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे कहां कंटेन्ड होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो आपको ये चीज याद रखनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द लार्जेस्ट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम ए टू ए, इससे बड़ा रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कार्टेशियन प्लेन से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई। उसका कोई भी पॉइंट क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है। इन द सिमिलर मैनर आप ए में ले लेते हो कुछ एलिमेंट्स 1 2 3, बी में कुछ ले लेते हो एलिमेंट्स ए कॉमा बी, और मैं निकालना चाहता हूं ए कार्टेशियन बी। बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप देखो, पॉसिबल पेयरिंग फ्रॉम ए टू बी, आप ऐसे रीड कर सकते हो, पॉसिबल पेयरिंग फ्रॉम ए टू बी। ए के एलिमेंट्स की पेयरिंग बी के साथ जितनी पॉसिबल हो सकती है उसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं करूं बेटा 1 की पेयरिंग किस किस के साथ हो सकती है, तो आप कहोगे सर 1 की पेयरिंग हो सकती है ए के साथ, सर 1 की पेयरिंग हो सकती है बी के साथ, ये पॉसिबल पेयरिंग है 1 की। 2 की पेयरिंग किस किस के साथ हो सकती है? 2 की पेयरिंग हो सकती है बेटा ए के साथ, 2 की पेयरिंग हो सकती है बेटा बी के साथ। 3 की पेयरिंग किस किस के साथ हो सकती है? 3 की पेयरिंग होती है बेटा ए के साथ, 3 की पेयरिंग हो सकती है बेटा बी के साथ। तो ये आ गया ए कार्टेशियन बी। ए कार्टेशियन बी जो आया है ये लार्जेस्ट रिलेशन है, इसके अलावा कोई भी रिलेशन डिफाइन करोगे वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा बेटा? सबसेट। क्या होगा बच्चे? सबसेट। तो ये हमने निकाला ए कार्टेशियन बी। कल को कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर बी कार्टेशियन ए निकालो, तो बी कार्टेशियन ए का मतलब है पॉसिबल पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी टू ए, भाई टू द एलिमेंट्स ऑफ ए। इसका मतलब है कि बी के एलिमेंट्स की जो भी पेयरिंग हो सकती है पॉसिबल ए के साथ। अब जैसे मान लो मैं ए की पेयरिंग करना चाहता हूं, ए की पेयरिंग क्या होगी? ए कॉमा 1। ए की पेयरिंग क्या हो सकती है? ए कॉमा 2। ए की पेयरिंग क्या हो सकती है? ए कॉमा 3। ऐसे बेटा अगर मैं बी की पेयरिंग करना चाहूं तो बी की पेयरिंग 1 के साथ, बी की पेयरिंग 2 के साथ और बी की पेयरिंग 3 के साथ। अब मेरी बात ना बड़े ध्यान से सुनना आपने निकाला ए कार्टेशियन बी, आपने निकाला बी कार्टेशियन ए, क्या ये दोनों बराबर हैं? बताओ जी। तो बच्चे कहेंगे सर ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? सर यहाँ पे 1 कॉमा ए है और यहाँ पे ए कॉमा 1 है, ये दोनों सेम चीज नहीं होती। 1 कॉमा 2 को प्लॉट करोगे, 2 कॉमा 1 को प्लॉट करोगे तो अलग अलग जगह प्लॉट होता है। 1 कॉमा इज नॉट इक्वल टू ए कॉमा 1, तो ए कार्टेशियन बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन ए। दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करता, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आई है सबको? हाँ या ना? होपफुली सबको समझ आई होगी। तो अब तक बच्चे हमने क्या पढ़ा? हमने अब तक पढ़ा है बेटा कि रिलेशन क्या होता है। हमने सीखा दो सेट्स के बीच में जो कनेक्शन होता है एलिमेंट्स के बीच में, उसी को हम रिलेशन कहते हैं। एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो दोनों एलिमेंट सेम सेट से भी आ सकते हैं, वो दोनों एलिमेंट डिफरेंट सेट से भी आ सकते हैं, और दो सेट्स के बीच में बहुत सारे रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम से बताया। अब कितने नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं ये हमने यहाँ डिस्कस किया। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 to the power of number of elements in A into number of elements in B, that is 2 to the power PQ। अगर A में 3 एलिमेंट हैं, B में 3 एलिमेंट हैं, 3 को ढंग से लिख लेते हैं, तो A से B तक कितने रिलेशन डिफाइन किए जाएंगे? 2 की पावर 9 विच इज 512। क्या हमें सारे रिलेशन पढ़ने हैं? नहीं, हमने जो सबसे बड़ा रिलेशन या सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ना है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इससे बड़ा रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जितने भी रिलेशन डिफाइन किए जाएंगे वो इसके क्या होंगे बेटा? सबसेट। क्या होंगे बच्चे? सबसेट। अब आगे चलते हैं। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया, हमें ये भी पता चल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो बेटा जरा, एक चीज और याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये आपने देखा ही, ए में 3 एलिमेंट थे, बी में 2 थे, तो कार्टेशियन में कितने आए थे? 6 एलिमेंट, 3 to the 6। अब आगे चलते हैं बेटा।
ओके जी, अब आपको समझ आ गया। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो ए के अंदर है 1, -1 ये मान लो, और आप निकालना चाहते हो ए कार्टेशियन ए। कुछ मत करो बेटा, पहले ए कार्टेशियन ए निकालो। ए कार्टेशियन ए क्या होगा, 1, -1 कार्टेशियन विद 1, -1। तो 1 की पेयरिंग 1 के साथ हो सकती है, 1 की पेयरिंग -1 के साथ। तो 1, 1, 1, -1, -1 की पेयरिंग 1 के साथ हो सकती है, -1 की -1 के साथ, -1, -1, -1। याद रखना पहला एलिमेंट जो होता है वो कहाँ से आता है, पहले सेट से। दूसरा एलिमेंट जो होता है वो कहाँ से आता है, दूसरे सेट से। अब इसमें तो दोनों सेम ही थे, तो दोनों ही ए से आए हैं, तो ए कार्टेशियन ही हमने निकाल लिया। अब हम करेंगे बेटा ए कार्टेशियन ए, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए कार्टेशियन ए क्या है, 1, 1। अब ये मेरे लिए एक एलिमेंट है, 1, -1, -1, -1, -1। इसका कार्टेशियन हमें निकालना है 1, -1 से। अब ये सिंगल एलिमेंट है, इसकी पेयरिंग 1 के साथ, तो 1, 1, 1। इसकी पेयरिंग -1 के साथ, 1, 1, -1। सिमिलरली इस वाले एलिमेंट की पेयरिंग दोनों के साथ, 1, -1, 1, 1, -1, -1। इस वाले एलिमेंट की पेयरिंग दोनों के साथ, -1, 1, -1, 1, -1। इस एलिमेंट की पेयरिंग दोनों के साथ, -1, -1, 1, -1, -1। तो आपने देखा ए में कितने एलिमेंट थे, 2। तो अगर मैंने निकाला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन ए, इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। दैट मीन्स 2 × 2 × 2, दैट इज 8। क्या मेरे 8 एलिमेंट आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चे अब तक हमने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया और नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में सीख लिया। अब आगे चलते हैं। ओके बेटा, अब बच्चे जब आप इतना पढ़ ही चुके हो तो आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी कि हर रिलेशन की कोई ना कोई कंडीशन होती है। अब जैसे ऐसे सोच लेते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कि मान लो भैया 2 परिवारों में एक शादी तय हुई, ठीक है, ये लड़के वाले हैं, ये लड़की वाले हैं। लड़के वालों ने बोला कि हम तो शादी उससे करेंगे जो हमें क्रेटा देगा। भैया अगर आपने क्रेटा दे दी दहेज में तो शादी होगी, तो कंडीशन है क्रेटा। कल को कोई बंदा बोले नहीं नहीं सर हम तो वैगनार देंगे, हम तो वैगनार दे सकते हैं, तो क्या रिलेशन डिफाइन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कंडीशन क्या है? क्रेटा, कि भैया अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे तो ये दोनों एलिमेंट रिलेट कर पाएंगे, वरना रिलेट नहीं कर पाएंगे। अब कई लोग बोलेंगे हाँ सर लड़के वाले तो होते ही खराब है। नहीं जी भैया, मान लो ऐसे है, ये लड़की वाले हैं, ये लड़के वाले हैं, लड़की लड़के वाले, सॉरी, लड़की कहीं डॉक्टर वगैरह लगी हुई है, लड़की 1.5-2 लाख कमा रही है, तो लड़की वाले कहते हैं हम तो उससे शादी करेंगे जो लड़का 3 लाख कमाता हो कम से कम। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई? 3 लाख, कि भाई अगर लड़का 3 लाख कमाएगा तो रिलेशन डिफाइन होगा, वरना नहीं। कल को कोई ऐसा लड़का आ गया जो 2.5 लाख कमाता है, 2.5 लाख, तो क्या ये रिश्ता तय होगा? नहीं होगा। तो ये चीज तो हमने सीख ली कि भैया कुछ रिलेशन के अंदर कंडीशंस होती हैं, अगर 2 एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो वो रिलेट नहीं करेंगे। तो बेसिकली ना रिलेशन क्या होता है? कनेक्शन होता है 2 एलिमेंट्स के बीच में। कई बार इसमें कोई कंडीशन होती है और कई बार नहीं होती। मान लो रिलेशन एक मशीन है, आपने कोई इनपुट डाला x, तो वहां से एक आउटपुट आया y, ठीक है जी। अब यहां के अंदर कंडीशन है भैया, कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो इनपुट का आउटपुट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो बेटा इसी चीज को ध्यान से देखो, मैंने कहा हर रिश्ते के अंदर एक कंडीशन होती है। अब आपने कोई इनपुट डाला, उसने कंडीशन सेटिस्फाई करी और आपके पास एक आउटपुट आया। और जैसे कि मान लो भाई मुझे बाइक खरीदनी है, मेरे पास है 3 लाख रुपए, ठीक है, मैं एक शोरूम में गया, मैंने कहा भाई बाइक दिखा दो। अब हुआ क्या, शोरूम में अलग अलग तरीके की बाइक्स होती हैं, पल्सर होती है, ड्यूक होती है, ठीक है, तुम्हारी वो होती है क्या कहते हैं उसको, वो बुलेट होती है, ठीक है।
अब भाई उसने बोला शोरूम वाले ने कि सर हमारे पास तो बहुत सारी बाइक्स हैं, बहुत सारी बाइक्स हैं, आप बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा सर मैं तो 3 लाख ही दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला सर इसमें तो ना 3 ही आएंगी, या तो आप स्प्लेंडर ले लो, या तो आप पल्सर ले लो, या तो आप ड्यूक ले लो। ठीक है, तो मेरा इनपुट क्या है? पैसे। मेरे पैसे का इनपुट क्या है? 3 लाख रुपए। मैंने शोरूम वालों से आउटपुट मांगा, मैंने कहा भैया पैसे बताओ कौन कौन सी बाइक दोगे। वो कहता है सर स्प्लेंडर, पल्सर और ड्यूक होगी। तो आप ये बात समझने की कोशिश करो, क्या शोरूम में यही 3 बाइक्स थी? नहीं, शोरूम में तो तुम्हारी वो भी खड़ी थी रॉयल इनफील्ड, दूसरी भी खड़ी थी। वो क्यों नहीं ले पा रहा मैं? क्योंकि वो मेरी रेंज के बाहर है। मैं जो पैसा लेकर आऊं ये उनको नहीं खरीद सकती। तो यही चीज होती है बेटा। भाई हमने इनपुट डाला, क्या सारे इनपुट से आप सारे आउटपुट अचीव कर लोगे? नहीं कर पाओगे। बेसिकली आपकी लिमिटेशन होती है इनपुट की। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनो जरा। मैंने कहा मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, किस पे? एक सेट है 1 से लेके 12 तक, ए से ए तक रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन की शर्त क्या है? एक्स वाई से तब रिलेट करेगा जब y माइनस 3x क्या आ जाए? 0। y माइनस 3x क्या आ जाए? 0। अब इनपुट तो यहीं से आएगा, पहले वाले से इनपुट आता है। मैंने 1 डाला, अगर मैं x को 1 पुट करूं तो y क्या आएगा? 3। अगर मैं x को 2 पुट करूं तो y क्या आएगा? 6। अगर मैं x को 3 पुट करूं तो y क्या आएगा? 9। अगर मैं x को 4 पुट करूं तो y क्या आएगा? 12। बट जैसे ही मैं 5 पुट करूंगा, क्या मेरा आंसर 15 आ सकता है? नहीं बेटा, यहाँ पे तो इस वाले सेट में तो है ही नहीं आपका 15, तो कैसे आएगा? आ ही नहीं पाएगा। तो आपने देखा, आप सिर्फ 4 ही इनपुट डाल सकते हो, 1 2 3 4, और उसकी वजह से मुझे 4 ही आउटपुट मिले हैं, 3 6 9 12। तो बेटा मेरा इनपुट क्या था? 1 2 3 4। आउटपुट क्या था? 3 6 9 12। क्या इनपुट के लिए यही 4 ऑप्शन थे? नहीं, ऑप्शन तो बहुत सारे थे, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ 4 यही इनपुट डाल पाया। क्या आउटपुट में सिर्फ यही 4 आउटपुट थे? नहीं, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास यही 4 आउटपुट आए। तो बेटा ये जो मैं सिखाना चाहता हूं, इसका मतलब है कि हर इनपुट का आउटपुट आए ऐसा जरूरी नहीं होता कि सेट में जितने इनपुट अवेलेबल हैं सबका आउटपुट आएगा। मतलब रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि पहले सेट के हर एलिमेंट को किसी ना किसी से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इधर आओ, हम देख लेते हैं। जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे क्वेश्चन, यहां पे आपने देखा होगा सारे कनेक्टेड हैं। कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 1 2 3 में से किसी को भी जब ये देखने का तो सिर्फ 1 को भी पसंद आई, 2 और 3 को कोई पसंद आया ही नहीं, ए और सी भी शादी नहीं करना चाहते। ये भी रिलेशन है। ये 2 3 क्या हो गए? खाली छूट गए। ए सी क्या हो गए? खाली छूट गए। ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, बट ये रिलेशन है। तो हमने सीखा कि सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट कराना जरूरी नहीं होता, सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट कराना जरूरी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर इनपुट का आउटपुट आए। कनेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है सिर्फ 3 ही एलिमेंट कनेक्टेड हो सकता है सिर्फ 2 ही आंसर वहां से आ रहे हो सकता है कोई 4 ही आंसर आ रहे हो। तो रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं होती कि सारे एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट से कनेक्ट कराना है। और रिलेशन क्या होता है? आप एक इनपुट डालते हो और एक आउटपुट आता है। ठीक है जी, तो हमें पता चल गया रिलेशन एक मशीन की तरह होता है। आप एक वैल्यू डालोगे, एक आंसर आएगा। जरूरी नहीं है कि हर वैल्यू का आंसर आए। ठीक है, अब हम एक चीज डिस्कस करते हैं। देखो जरा इधर, अब हमें सीखना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया ए से बी तक, और इस रिलेशन की कोई ना कोई कंडीशन है, जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे। अभी हम ए से ए ही ले लेते हैं। और रिलेशन की शर्त क्या थी? रिलेशन की शर्त थी बेटा कि एक्स वाई से तब रिलेट करेगा जब y माइनस 3x क्या आ जाए? 0। और आपको गिवन है कि a की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 2 3 से लेके 12 तक। अब मैंने आपको बोला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही रिलेट करेगा, अदरवाइज रिलेट नहीं करेगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, रिलेशन में मैंने पहले इनपुट मांगा। मैंने कहा भाई 1 डाल के देखते हैं। तो 1 डालने के बाद y का आंसर आ रहा है 3, 2 डालने के बाद आ रहा है 6, 3 डालने के बाद आ रहा है 9, 4 डालने के बाद आ रहा है 12। अब बच्चे कहेंगे सर आप यहां रुक गए क्यों? मैंने कहा बेटा अगर मैं 5 पुट कर देता हूं तो 5 पुट करने पे आता है 15, वो तो दूसरे सेट में है ही नहीं, तो 15 आंसर तो आ ही नहीं सकता। तो मेरा इनपुट क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4। इसमें आउटपुट क्या क्या आ सकता है? 3 6 9 12। तो बेटा अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। जितने भी इनपुट्स होते हैं जो वैल्यू मैं डाल सकता हूं उन्हें हम कहते हैं बेटा डोमेन।
जो भी उनका पॉसिबल आंसर आता है, आउटपुट आता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। ठीक है जी। अब मेरा इनपुट क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4। तो मेरी डोमेन में क्या क्या आएगा बेटा? 1 2 3 4। ठीक है जी। अब मेरे आंसर क्या क्या आएंगे? 3 6 9 12। तो ये मेरी रेंज है, 3 6 9 12। तो जो पॉसिबल इनपुट होते हैं उसे हम बोलते हैं बेटा डोमेन। जो पॉसिबल आउटपुट आ जाते हैं हमारे पास इनपुट डालने के बाद, वो कहलाती है रेंज। अब बेटा ये आंसर आ कहां से रहे हैं? 3 6 9 12 दूसरे सेट से। ये दूसरा सेट हमेशा क्या कहलाता है बेटा? कोडोमेन। क्या कहलाता है बच्चों? कोडोमेन। तो हमने सीखा किसी भी रिलेशन के अंदर एक कंडीशन होती है, कुछ ही एलिमेंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाते हैं, और जो उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनके इनपुट्स को क्या कहते हैं? डोमेन। उनके आउटपुट्स को क्या बोलते हैं? रेंज। और ये जो रेंज का आंसर आया है, जिस सेट से आएगा, जो दूसरा सेट है मेरा, वो हमेशा क्या कहलाएगा बेटा? कोडोमेन। क्या कहलाएगा बेटा? कोडोमेन। क्या आप लोगों को यहां तक बात क्लियर है? यस और नो? होपफुली सबको क्लियर होगी बेटा। अब आगे चलते हैं। मैं एक और एग्जांपल, जो भी बाइक वाला एग्जांपल ले रहा था, उसी को लेके चलते हैं। अगर आप पीछे जाके देखोगे तो आपने देखा मेरी रेंज में जो आंसर आ रहा था वो था स्प्लेंडर, पल्सर और ड्यूक। ये हो गई रेंज। क्या कोडोमेन में सिर्फ यही 3 बाइक थी? नहीं, कोडोमेन तो पूरा शोरूम है। तो यहां पे हमने सीखा जो हमारा रेंज का आंसर आता है ना बेटा, वो कोडोमेन से या तो छोटा हो सकता है या फिर बराबर, कभी भी उसको एक्सीड नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है कोई बाइक यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं और मैंने वो मिल गई मुझे, बिल्कुल भी नहीं। जो आंसर आ सकते हैं वो इसी सेट से आ सकते हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है, रेंज इज ऑलवेज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये कभी भी इसे एक्सीड नहीं करेगी, या तो इसके बराबर हो सकती है या तो इसके अंदर कंटेन्ड होगी। तो ये था बेटा हमारा अब तक का टॉपिक। अब तक हमने आप लोगों को बता दिया है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बहुत सारे डिफाइन किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या है? सबसे बड़ा रिलेशन कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने एक एग्जांपल भी ले लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। फिर मैंने आपको बताया कि हर रिलेशन में एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही एलिमेंट्स रिलेट करेंगे। उस रिलेशन के अंदर जो पहला इनपुट है वो कहलाएगा डोमेन, जो आंसर्स आएंगे वो कहलाएंगे रेंज। रेंज जिस सेट से आ रहा है उसे हम कहते हैं कोडोमेन। तो बेटा याद रखना, इनपुट कहलाता है डोमेन, आउटपुट कहलाता है रेंज, और जिस सेट से आउटपुट आ रहा है उसे कहते हैं कोडोमेन। और रेंज हमेशा इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं बेटा। ओके बेटा, अब सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में सीखते हैं बेटा। रिलेशन हमारा हो चुका है, हम सीखेंगे फंक्शन कि फंक्शन होता क्या। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन होता है जिसमें कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन if every element of domain has a image, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो has one image only। क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है बेटा जब डोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक इमेज हो। कितनी इमेज हो बेटा? एक इमेज हो। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। एक इमेज क्यों बोला मैंने? मान लो जी, रिलेशन या फंक्शन समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? मैंने आपको बता दिया है कि पहले सेट के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ऐसे सीखो, मान लो ये ए है और ये बी है। ये है 1 2 3 4, ये है ए बी सी डी। मैंने कहा 1 इज कनेक्टेड टू ए, 2 इज कनेक्टेड टू बी, 3 इज कनेक्टेड टू सी, 4 इज कनेक्टेड टू डी। तो इसका क्या मतलब हुआ? डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, एक से ज्यादा इमेज नहीं आ रही। बच्चे याद रखना, 1 इज कनेक्टेड टू ए, तो आप इसको बोल सकते हो 1 की इमेज क्या है? ए, 2 की इमेज क्या है? बी, 3 की इमेज क्या है? सी, 4 की इमेज क्या है? डी। आप इसे उल्टा भी रीड कर सकते हो। ए की प्री इमेज क्या है? 1, बी की प्री इमेज क्या है? 2, सी की प्री इमेज क्या है? 3,
डी की प्री इमेज क्या है 4। तो बच्चे याद रखना यहाँ वाले एलिमेंट्स इमेज कहलाते हैं, यहाँ वाले प्री इमेज। अब मैंने कहा 1 इज कनेक्टेड टू ए, तो 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, 3 की इमेज है सी और 4 की इमेज है डी। तो डोमेन की हर एलिमेंट के लिए एक इमेज आ रही है। तो क्या ये फंक्शन है? मैंने कहा था डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज आनी चाहिए। कल को ऐसे हो जाए 1 2 3 4 ए बी सी डी। मैंने कहा 1 इज कनेक्टेड टू बी, 2 इज कनेक्टेड टू ए, 3 इज कनेक्टेड टू डी, 4 इज कनेक्टेड टू डी। 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, 3 की इमेज है डी, 4 की इमेज है डी। तो क्या ये फंक्शन है? डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज है, भले ही वो इमेज रिपीट कर रही हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे एग्जांपल याद कर सकते हो कि पहले सेट में सारे बच्चे हैं, दूसरे सेट में सारे उनके फादर हैं, ए बी सी डी, 1 2 3 4। मैंने कहा भाई ए तेरे फादर का नाम क्या कहता है 1, बी क्या है फादर का नाम 2, सी कहता है 3, डी कहता है 4। क्या ये फंक्शन है? हर बच्चे का एक बाप है। कल को ऐसे भी हो सकता है ए बी सी डी 1 2 3 4। मैंने कहा ये तेरे फादर का नाम क्या कह रहा 2, बी क्या है 2, सी क्या है 2, डी क्या है 2। सारे बच्चों का एक बाप हो सकता है। क्या ये फंक्शन है? बट ये ऐसे नहीं हो सकता। कल को अगर मैं पूछने लगूं इनसे, मैंने कहा भाई 1 तेरे फादर का क्या नाम है, कहता है ए और बी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते, बायोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं और ये फंक्शन नहीं है। मैंने कहा था डोमेन के हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। 1 की तो 2 इमेजेस आ रही हैं, 1 इज कनेक्टेड टू ए एज वेल एज बी। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ये हमारा फंक्शन था, ये हमारा फंक्शन था। ऐसे ही मान लो कल को ऐसे हो जाए 1 2 3 4 ए बी सी। मैंने कहा 1 तेरे फादर का नाम क्या कह रहा है ए, 2 कहता है बी, 3 कहता है सी। क्या ये फंक्शन है? नहीं है। मैंने कहा था डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। 4 की तो है ही नहीं, 4 मतलब 4 का तो कोई फादर ही नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो बेटा आपको ये डेफिनेशन ऐसे याद रखनी है कि अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन इमेज ओनली। उसकी सिर्फ एक इमेज आनी चाहिए, वो एक ही बंदे से रिलेट होना चाहिए, वो कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तभी कोई भी रिलेशन क्या कहलाता है? फंक्शन। अब बहुत सारे फंक्शन होते हैं, अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। होपफुली आपको रिलेशन समझ आ गया हो कि कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, जब डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज हो, सबकी। अब वो एक इमेज डिफरेंट भी हो सकती है और सबकी सेम इमेज भी हो सकती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब बेटा अलग अलग फंक्शंस हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे एक फंक्शन हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन, एक हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, एक हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, एक हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन, एक हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट या मॉडुलस फंक्शन, और एक हम पढ़ेंगे बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे GIF कहते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैंने कांस्टेंट फंक्शन बोला कि भाई कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। भाई कांस्टेंट फंक्शन बड़ा सिंपल है। जैसे एक ये नालायक बच्चा है, मान लो मैंने कहा मैं 1 घंटा पढ़ाऊँ तब भी फेल होगा, 2 घंटा पढ़ाऊँ तब भी फेल होगा, 3 घंटा पढ़ाऊँ तब भी फेल होगा, 4 पढ़ाऊंगा तब भी फेल होगा, 5 पढ़ाऊंगा तब भी फेल होगा। भाई मेरा इनपुट बढ़ता जा रहा है पर आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि ये fx इज इक्वल टू सी, 1 डालूंगा सी आएगा, 2 डालूंगा सी आएगा, 3 डालूंगा सी आएगा, 4 डालूंगा सी आएगा, एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, मान लो ये सी है, तो 1 पे भी सी आया, 2 पे भी सी आया, -1 पे भी सी आएगा। तो ये क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी, आगे देखो जरा। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन है तुम्हें बता ही दिए कौन कौन से हैं। कांस्टेंट, आइडेंटिटी, सिग्नम, पॉलिनोमियल, मॉडुलस या एब्सोल्यूट भी बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और भी होते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल भी होता है, लॉगरिदम भी होता है। ठीक है जी, ये कॉमन से फंक्शंस हैं जो हमें डिस्कस करने। कांस्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट हो चुका है हमारा
अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एफ एक्स इज इक्वल टू सी, 1 डालेंगे तो भी सी आएगा, 2 डालेंगे तो भी सी आएगा, 3 डालेंगे तो भी सी आएगा। अब अगला आते हैं बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी किसकी होती है? खुद की। भाई ये शीशे की तरह होता है, जो सामने खड़ा होगा वही नजर आएगा, मतलब इस तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर मैंने इनपुट डाला 1 तो आउटपुट भी क्या आएगा 1, इनपुट डाला 0 तो आउटपुट भी क्या आएगा 0, इनपुट डाला 2 तो आउटपुट भी क्या आएगा 2, इनपुट डाला 5 तो आउटपुट भी क्या आएगा 5। मतलब जो मैं इनपुट डालूंगा वही मेरे पास आउटपुट आएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, भाई क्या हो गया, टू पे 2 आएगा, -1 पे -1 आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है जी, तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है बेटा ये अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो भी मैं इनपुट डालूंगा वही आउटपुट आएगा। तब तक हमने 2 फंक्शन पढ़े हैं बेटा, एक है कांस्टेंट फंक्शन कि आप कुछ भी कर लो, जो मर्जी इनपुट डालो, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप सी को 5 भी मान सकते हो, 7 भी मान सकते हो, मतलब आउटपुट वही आएगा। इसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन। ये बड़ा सॉर्टेड आदमी है, कहता है भाई मैंने तो डिसाइड कर रखा है कि जो मेरे से पॉजिटिव बातें करेगा उसे +1 दूंगा, जो मेरे से नेगेटिव बातें करेगा उसे -1 दूंगा, जो मेरे से न्यूट्रल रहेगा मैं भी उसके साथ न्यूट्रल रहूंगा। तो क्या मतलब हुआ, ये फंक्शन कहता है भाई अगर मेरे से करोगे नेगेटिव बातें तो आंसर आएगा -1, अगर करोगे पॉजिटिव बातें तो आंसर आएगा +1, बट अगर बात ही नहीं करोगे, 0 करोगे तो 0 ही आएगा आंसर। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा, 0 पे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे ओपन सर्कल क्योंकि 0 पे तो 0 आंसर है ना। हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए आंसर क्या आने वाला है +1, हर नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या आंसर आने वाला है -1। तो ये है बेटा हमारा सिग्नम फंक्शन। क्या है बच्चों? सिग्नम फंक्शन। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बेटा एब्सोल्यूट फंक्शन। इसको आप मॉड्यूलस फंक्शन भी कह सकते हो। अब मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन दिखता कैसे है? ऐसा, ये रिप्रेजेंटेशन है, आप इसे रीड करोगे तो ये कहलाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, मान लो ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। वैसे ही बेटा आपका इनपुट जो मर्जी हो, मॉड्यूलस फंक्शन उसे हमेशा क्या करता है? पॉजिटिव करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इसमें 1 पुट करोगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू डालिए तो पॉजिटिव ही आएगा, 0 डालोगे तो 0 आएगा, बट अगर आप इसमें नेगेटिव पुट करोगे तो उस नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो इसका आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आता। अब इस फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है बेटा? ऐसे देखो, ये कहता है भाई अगर आपने मेरे को 0 या 0 से बड़ी वैल्यू पुट करी, भाई 0 पे 0 आंसर आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6। कह रहे अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो कोई चेंज नहीं करूंगा, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा। बट अगर आप x की कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो, अगर आप x की कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो बेटा उसका नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। तो उस नेगेटिव को मैं क्या कर दूंगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है जी, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना भाई। अब बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर आप ये क्या बोल रहे हो, आपने तो बोला नेगेटिव नहीं आएगा। भाई मैं वही कह रहा हूँ, नेगेटिव नहीं आएगा। किसी बच्चे को समझाता हूँ, सुनो। मैंने कहा भाई अगर मैं 1 डालता हूं तो 1 आता है आंसर, 2 डालता हूं तो 2 आता है आंसर, पॉजिटिव डालने पे पॉजिटिव आ रहा है। बट अगर मैं -3 डालता हूं तो मैं इस -3 का क्या कर दूंगा? माइनस। तो माइनस माइनस क्या आएगा? +3। क्या आएगा बेटा? +3। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं तो मैं उस नेगेटिव के आगे फिर से क्या लगा दूंगा? नेगेटिव, ताकि वो क्या हो जाए? पॉजिटिव। तो ये होता है बेटा हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन। आपको ये फंक्शन इस तरीके से लिखना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप कहोगे सर 0 पे तो 0 आंसर आ रहा है, सही बात है। ठीक है सर, 1 डालूंगा तो 1 आएगा, ये भी सही बात है। 2 डालूंगा तो 2 आएगा, -1 डालने पे भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, -2 डालने पे क्या आएगा? 2 आएगा। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा तो ये बनेगा ऐसे, वी स्ट्रक्चर। ठीक है जी,
पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव आंसर है, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव आंसर है। तो ये है हमारा बेटा मॉड्यूलस फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चे? मॉड्यूलस फंक्शन। अब आगे चलते हैं। अब आता है बेटा GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसे क्या कह सकते हो बेटा? स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन इसके ग्राफ की वजह से आता है, जिसका ग्राफ बनेगा वो सीढ़ियों जैसा बनेगा, तो आपको नजर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब स्टेप फंक्शन। बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नोटेशन होती है ये क्या कहता है? कहता है भाई जो मर्जी इनपुट डालो आंसर इंटीजर ही आएगा। कैसे, मैं बताता हूं। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर मैंने कोई इंटीग्रल वैल्यू डाली, 2 डाला तो 2 ही आएगा आंसर, 1 डाला तो 1 आएगा, -1 डाला तो -1 आएगा। इंटीजर पुट करने पे तो इंटीजर ही आएगा। बट अगर मैं कोई डेसिमल वैल्यू पुट करता हूं 2.9, तो बेटा 2.9 नंबर लाइन में किस इंटीजर से जस्ट बड़ा होता है? 2 से। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती तो आप ये सोचो 2.9 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होता है? 2.9 के लेफ्ट में इंटीजर होता है बेटा 2। आप चेक कर सकते हो 0, 1, 2 एंड 3। 2.9 के यहां होगा, इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या है बेटा? 2। क्या है बेटा? 2। ऐसे बच्चे अगर -2.9 होता तो कौन सा आता? तो -2.9 के लेफ्ट का इंटीजर, तो ये है -1, -2, -3। -2.9 कहीं यहां होगा, तो इसके लेफ्ट का इंटीजर क्या है बेटा? -3। तो याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपका कोई भी इनपुट हो, आंसर हमेशा इंटीजर आता है। और अगर आप डेसिमल वैल्यू पुट करते हो तो हमेशा लेफ्ट साइड वाला इंटीजर आएगा। लेफ्ट में जो आप वैल्यू देखोगे उस डेसिमल के नंबर लाइन पे, वही आपका क्या होगा बेटा? इंटीजर। तो ये होता है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो जरा इधर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। भाई ये बात तो मुझे पता है कि अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 आएगा आंसर, 1 पुट किया तो क्या आएगा? 1। 2 पुट किया तो क्या आंसर आएगा बेटा? 2। बट अगर मैं 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। तो 0 से 1 के बीच में हमेशा आंसर क्या आने वाला है बेटा? 0। तो आप इसको डार्क कर सकते हो ऐसे। सुनो जरा भाई, मैंने कहा 0 पे तो 0 आंसर आएगा, 1 पे 1 आएगा, बट 0 से 1 के बीच में हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ पे ओपन सर्कल लगाना कि 0 पे 0 है आंसर, 0 से 1 के बीच में भी क्या है? 0। अब 1 पे क्या आएगा? 1। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करूं, आंसर क्या आने वाला है? 1। तो ये आएगा बेटा ऐसे। 2 पे तो 2 आएगा, तो 2 पे हमने ओपन सर्कल रखा क्योंकि 2 पे क्या आना है? 2। 2 से 3 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू पुट करूं आंसर क्या आएगा? 2। पर 3 पे क्या आंसर आएगा? 3। ऐसे बेटा अगर मैं 0 से -1 के बीच में कोई भी, देखो -1 पे तो -1 आएगा, 0 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करूं आंसर क्या आएगा? -1। तो ये ऐसे बनेगा इस तरीके से। तो आप देख रहे हो सीढ़ियां बन रही, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए इसका क्या नाम होता है बेटा? स्टेप फंक्शन। क्या नाम होता है बच्चों? स्टेप फंक्शन। तो बेटा याद रखना इंटीजर वैल्यू पे इंटीजर ही आंसर आता है, बट अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू पुट करते हो तो नंबर लाइन में जो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर है वो आंसर आएगा। ये इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है जैसे सीढ़ियां हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्टेप फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? स्टेप फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो ये ज्यादातर एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। भाई जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उन्होंने तो एक्सपोनेंशियल अब तक पढ़ा नहीं होगा, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? इसे कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e⁻x या a⁻x कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो बेटा इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? जैसे जैसे आप x इंक्रीज करते हो y बहुत एक्सपोनेंटली इंक्रीज करता है। ये वाला पॉइंट कहलाता है बेटा 0,1। अगर आप x को 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। आप जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यूज पुट करते चले जाओगे तो y का आंसर बहुत ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा, बट क्या नहीं, y का आंसर बहुत छोटा होता चला जाएगा, y का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होगा। पावर जो मर्जी रखो आंसर नेगेटिव नहीं आने वाला। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हो x की तो हमारा जो आंसर है वो 0 की तरफ अप्रोच करता रहेगा, बट जैसे आप पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते रहोगे तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहेगा, तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये चीज याद रखना बेटा, इसमें x अगर माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो आपके फंक्शन की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। x अगर प्लस इंफिनिटी मतलब ऐसे बढ़ाते जाओगे तो ये ऊपर चलता चला जाएगा,
तो आपके फंक्शन की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को इंक्रीज करेगी, अप्रोच करेगी। तो याद रखना x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो हमारा फंक्शन जीरो की तरफ जाएगा, अगर हमारा x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो हमारा फंक्शन भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। फिर आता है बेटा लॉगरिदम फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप एंटी लॉग भी कह सकते हो। लॉगरिदम फंक्शन भी कॉमर्स वाले बच्चों ने ज्यादा नहीं पढ़ा है, बट जिनके पास केमिस्ट्री या फिजिक्स है उन्होंने ज्यादा यूज किया होगा। लॉगरिदम फंक्शन में ज्यादातर पावर्स को या फिर किसी भी मुश्किल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। लॉगरिदम फंक्शन का ग्राफ होता है बेटा ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या सीखा कि भैया धीरे धीरे ये होता है log x का, y इज इक्वल टू log x का ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे x प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, तो हमारा फंक्शन भी किसकी तरफ जाएगा बेटा, प्लस इंफिनिटी की तरफ। पर ये जो फंक्शन है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदम फंक्शन, वो आपको सिर्फ सीखने के लिए, सीखने की कभी यूज हो जाए तो कर लो, बट मोस्टली स्कूल के अंदर ये दोनों नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो जरा, अब हम सीखेंगे बेटा किसी फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं। देखो जी, मेनली जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर वो डोमेन और रेंज निकालने का आता है। अब डोमेन मैंने कहा आपको क्या बताया था, पॉसिबल इनपुट। तो बेटा एक चीज याद रखना, कुछ फंक्शन की कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो भी क्वांटिटी है, मान लो fx है, हमें याद रखना होता है कि fx की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या तो ये जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं रियल नंबर में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिफाइन नहीं किए जाते। तो ये हमारा जितना भी रिलेशन फंक्शन चल रहा है वो रियल नंबर के अंदर चल रहा है, तो रूट में नेगेटिव नहीं आएगा, fx ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अगर बेटा ऐसे फंक्शन आ जाए gx अपॉन fx, तो आप याद रखना डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, fx मस्ट नॉट इक्वल टू 0। बट अगर ऐसे आ जाए 1 अपॉन अंडर रूट fx, तो बेटा यहाँ पे दोनों कंडीशन का ध्यान रखना है, fx नेगेटिव भी नहीं हो सकता और fx 0 भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि अगर रूट वाला फंक्शन आता है तो रूट में नेगेटिव नहीं रखते, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, और 1 अपॉन रूट fx के अंदर ना डिनोमिनेटर में 0 होगा ना वो नेगेटिव होगा। अब देखो जरा इधर, वो कहता है इस फंक्शन की डोमेन निकालो रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर की। अब डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कैसे निकलेंगे बेटा, ध्यान दो जरा। मैंने कहा रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। 9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। बेटा इस क्वेश्चन को हम करेंगे वेवी कर्व मेथड से। देखो जी, मैं x की ऐसी वैल्यूज चाहता हूं जिसमें ये इसका आंसर या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा। पहले तो देखो ये पूरी क्वांटिटी 0 कब बनेगी, जब मैं x की जगह -3 पुट करूं या x की जगह 3 पुट करूं। क्या मेरा x का इनपुट -3 और 3 हो सकता है, हाँ वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। -3 पुट करने पे भी 0 आ रहा है और 3 पुट करने पे भी 0 आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में बट गई, -3 से छोटी, -3 और 3 के बीच में, और 3 से बड़ी। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं कहां की वैल्यूज पुट कर सकता हूं और कहां की वैल्यूज पुट नहीं कर सकता। -3 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट करो, -4। -4 पुट करने पे ये क्या आएगा, नेगेटिव। -4 पुट करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। मुझे आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां की वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मैंने -4 पुट किया तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। मुझे आंसर चाहिए पॉजिटिव, तो -3 से छोटी वैल्यूज पुट नहीं होंगी। -3 से 3 के बीच में पुट करो। अगर मैं पुट कर दूं 0, क्या पुट कर दूं, 0, तो 3 3 दा 9 पॉजिटिव आएगा, यहां की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं 3 से बड़ा पुट करूं, मान लो मैंने 8 पुट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। हमें नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं आंसर, तो ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो हमने सीखा या तो x की वैल्यू -3 होगी, या तो x की वैल्यू 3 होगी, या उसके बीच में कहीं। तो हमें पता चल गया बेटा x की वैल्यू -3 से लेके 3 तक हो सकती है। तो जो हमारा डोमेन आएगा बेटा, जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आएंगी वो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल -3 से 3, क्लोज इंटरवल -3 से 3। अब रूट के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का आ जाए, आप इस कंसेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आगे देखो जरा,
अब बेटा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया फाइंड द डोमेन, हमें इनपुट निकालना है 1/√x माइनस मॉड्यूलस x। अब भैया इस पे बड़ा ध्यान देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, इस चीज का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में रूट है तो ना अंदर वाली चीज नेगेटिव होनी चाहिए ना अंदर वाली चीज जीरो होनी चाहिए। अब सुनो जरा इधर, सबसे पहले हम मॉड्यूलस x पे फोकस करते हैं। मॉड्यूलस x का क्या मतलब होता है, पीछे बताया था कि सर अगर आप जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो वही आंसर आएगा, बट सर अगर आप जीरो से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब उसका माइनस हो जाएगा। अब मैं निकालना चाहता हूं x माइनस मॉड्यूलस x, तो बेटा x में से इसको माइनस करना है, x में से इसको माइनस किया क्या आ गया जीरो, x में से इसको माइनस करेंगे माइनस माइनस x, तो ये हो जाएगा बेटा जीरो ट्वाइस ऑफ x, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और x इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूं, से मैंने 2 पुट किया, तो 2 पुट करने पर रूट में क्या आ रहा है जीरो और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते। बट अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करूं, से मैंने पुट कर दिया -2, ठीक है, तो -2 पुट करने पे क्या आएगा, यहां पे भी -2 आएगा बेटा, तो ये आएगा √-2 विच इज √-4। रूट में नेगेटिव भी नहीं आ सकता, तो हमें पता चल गया पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू पुट करने पर डिनोमिनेटर में रूट में नेगेटिव आ रहा है। तो ना पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं ना नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डोमेन क्या होगी बेटा, कुछ भी नहीं, तो इसकी डोमेन होगी 5 के बराबर। तो ना इसमें मैं पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर सकता हूं ना मैं नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो डोमेन आ गया बेटा 5। ठीक है जी, आगे देखो जरा। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/रूट में 1 माइनस कॉज एक्स, 1/रूट में 1 माइनस कॉज एक्स। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा, 1/√1 माइनस कॉज एक्स फिर से फ्रैक्शन के अंदर है, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर है तो रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना भाई, कॉज एक्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कॉज एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, कॉज एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है। कॉज एक्स की वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है, कॉस -90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आप देख पा रहे हो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। तो हमें पता चल गया cos x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्या मुझे cos x चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए माइनस cos x, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस cos x एंड -1। जब आप किसी लीनियर इनइक्वालिटी को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो बीच के साइन क्या हो जाती है, चेंज। और ये बेसिकली है क्या, -1 से बड़ा 1 से छोटा, तो इसको ऐसे लिख लो, माइनस cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। अब मेरी बात बेटा बड़े ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स, तो सब में क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा 1, तो मैं सब में ऐड कर देता हूं बच्चे 1, तो ये 0 हो गया, ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया और ये कितना हो गया 2। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 0 से 2 तक हो सकती है, तो नेगेटिव तो नहीं होगी, तो नेगेटिव वाला झंझट तो हट गया, रूट में नेगेटिव आ ही नहीं रहा। बट एक दिक्कत हो रही है, 1 माइनस कॉस एक्स एक पॉइंट पे 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं पुट कर लेता हूं 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, तो कॉस एक्स कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि कॉस एक्स 1 कहां पे होता है। अब बेटा एक बात बताओ, कॉस एक्स की वैल्यू हमें पता है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो कॉस एक्स की वैल्यू 1 कई जगह पे होगी, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, cos x की वैल्यू 1 कहां पर होती है, x की वैल्यू जब जब लाई करेगी 2n पाई पे, तब तक हमारा cos x क्या होगा 1। अगर मैं n को 0 पुट करूं तो cos 0 क्या होता है 1, अगर मैं n को 1 पुट करूं तो 2 पाई क्या होता है 1। तो एक चीज याद रखना बेटा, हमेशा 2n पाई पे हमारा जब भी वैल्यू पुट की जाएगी cos की, वो आंसर क्या आएगा 1।
तो हम ये वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। हम जब जब ये वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर नीचे का क्या हो जाएगा, इसका 1 और टोटल का 0, और हमें नीचे 0 तो नहीं चाहिए। तो हमें पता चल गया कि हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं रियल नंबर में, सिर्फ क्या नहीं पुट करना, 2n पाई। क्या नहीं पुट करना बेटा, 2n पाई। जब जब हम x की वैल्यू 2n पाई से रिलेटेड पुट करेंगे तो ये बन जाएगा नीचे का 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो जो हमारी डोमेन है बेटा वो क्या है, रियल नंबर में से सिर्फ क्या हटा दो, 2n पाई। क्या हटा दो बेटा, 2n पाई। ठीक है जी, ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो हमने डोमेन निकाल लिया है कि हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं रियल नंबर पे, सिर्फ 2n पाई नहीं पुट कर सकते, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या आ गई बेटा, डोमेन आ गई। cos x को हम 2n पाई मतलब x की कोई भी वैल्यू 2n पाई में नहीं पुट करेंगे क्योंकि cos x उस पर 1 बन जाएगा। cos x अगर 1 बन जाएगा तो 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा, 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। अब बच्चों देखो जरा इधर, अब वो कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। अभी फॉर टाइमिंग हम लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू y, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, ये आएगा माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है ना, मल्टीप्लाई करे तो 6 आए, ऐड करे तो माइनस 5, तो y माइनस 2 माइनस 3 y माइनस 2। तो ये आ गया बेटा y माइनस 2 y माइनस 3। तो y की दो वैल्यूज आ गई, या तो y 2 है या तो y 3 है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो 3 आएगी। अब डिसाइड करते हैं भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 2 कब आ सकता है, जब या तो आप 2 पुट करो या 2 से 3 के बीच की वैल्यू पुट करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 3 कब आ सकता है, जब आप 3 पुट करो या 3 से 4 के बीच की वैल्यू पुट करो, 4 नहीं पुट करना। तो बेसिकली हमारा x कहां से कहां तक आ गया, क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 4 तक। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या आ गई बेटा, डोमेन आ गई। क्या आ गई बच्चों, डोमेन। ठीक है जी, होपफुली आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा रेंज पे। जैसे पहला क्वेश्चन यही आ गया है, 1/1 माइनस 2 cos x, 1/1 माइनस 2 cos x। वो कहता है इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज निकालो, मतलब इसके आंसर्स क्या क्या आएंगे या कहां से कहां तक आ सकते हैं। अब बच्चों हमें पता है 1 और 2 में तो कुछ लेना देना है नहीं, मेन फंक्शन है cos x। अभी मैंने पीछे 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि cos x एक बाउंडेड फंक्शन है जो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। बट क्या मुझे cos x चाहिए, नहीं, मुझे तो -2 cos x चाहिए। तो सबको -2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, बीच की इनइक्वालिटी क्या हो जाती है बेटा, चेंज। तो बेसिकली क्या हो गया, -2 cos x बड़ा या बराबर है -2 से, बट छोटा है 2 से। अब मुझे क्या चाहिए, 1 - 2 cos x, मतलब मैं सब में क्या ऐड करूंगा, 1। तो अगर मैं सब में 1 ऐड कर दूं बेटा, तो ये हो जाएगा -1, 1 - 2 cos x, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 ऐड करने पे 3 हो गया ये वैसे। हाँ ठीक है जी, ये बात समझ आई है। अब बच्चे कहते हैं सर हमारा फंक्शन ना 1 - 2 cos x नहीं है, हमारा फंक्शन है बेटा 1/1 - 2 cos x। तो क्या करें सर, रेसिप्रोकल कर दें। बच्चों के ख्याल में आता है कि सर रेसिप्रोकल कर देंगे आंसर आ जाएगा। नहीं जी, मैं आपको करके बताता हूं। अगर किसी बच्चे ने ये रेसिप्रोकल कर दिया तो वो इस चीज को क्या लिखेगा, 1/1 - 2 cos x। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, और 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। और सर जब आप किसी लीनियर इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते हो सारी टर्म्स को, तो बीच की इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। आप खुद ही देख लो, अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/3 या 1/3 से बड़ा बट -1 से छोटा। ये कोई तुक बन रहा है इस बात का, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये चीज तो नहीं है। तो आप सीधे सीधे रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। ठीक है जी, और उसका एक रीजन और भी है। अगर आप इसको रेसिप्रोकल क्यों नहीं कर पाओगे, भाई -1 से 3 के बीच में 0 लाई करता है। अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हो मतलब आप उस वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो भैया उसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो ये बात तो याद रखना कि 1 - 2 cos x तो 0 हो ही नहीं सकता। तो -1 से 3 के बीच में आपको इस तरीके से लिखना है। आपका क्वेश्चन आया है ये कि 1 - 2 cos x बड़ा है -1 से, बट छोटा है या बराबर है 3 या 3 से छोटा है या बराबर है।
अब जैसे ये -1 है और ये 3 है, मैंने कहा भाई 0 तो ले ही नहीं सकते, तो वैल्यू क्या होगी -1 या -1 से बड़ी बट 0 से छोटी, 0 से बड़ी बट 3 से छोटी। तो भैया हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं दो केसेस के अंदर। मैंने लिखा मेरी जो वैल्यू है 1 - 2 cos x की, वो -1 से बड़ी है बट 0 से थोड़ी छोटी है। 0 से थोड़ी छोटी होने का क्या मतलब है, 0 माइनस समथिंग है, तो मैंने लिख दिया 0 माइनस समथिंग। एंड मेरी वैल्यू जो 0 से बड़ी है मतलब 0 प्लस समथिंग है, और किससे छोटी है बेटा, 3 से छोटी या बराबर है। अब मैं कहता हूं बेटा अब रेसिप्रोकल कर लो। अगर अब आप रेसिप्रोकल करते हो तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/1 - 2 cos x, और ये आ जाएगा 1/0 माइनस, और बीच की इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो कहा था 0 लिख नहीं सकते नीचे, बेटा वो 0 के लिए, 0 माइनस के लिए नहीं, इसका मतलब है 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू है, 0 से बहुत छोटी वैल्यू है। एक बात और 0 से छोटी वैल्यू बोलो, मान लो ये मेरा 0 है, मैं यहां पे करके बताता हूं आपको, 0 है और ये वैल्यू है मेरी -0.1, ये वैल्यू है -0.01, ये वैल्यू है मेरी -0.001। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं, 1/-0.1 क्या होता है, -10। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं -0.01 तो क्या आएगा, -100। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं -0.001 तो आएगा -1000। तो आपको एक चीज समझ आ गई, आप जैसे जैसे 0 के पास वाली वैल्यू पुट करोगे लेफ्ट साइड से, ये जो रेसिप्रोकल है इसकी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, मतलब -इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो 1/0 माइनस, तो बच्चे आपको याद रखना है 1/0 माइनस क्या होता है, -इन्फिनिटी। तो ये हो गया -1 - 2 cos x ग्रेटर देन -इन्फिनिटी। तो यहां से हमें पता चला कि जो हमारा आंसर आएगा वो -इन्फिनिटी से बड़ा आएगा बट -1 या -1 से छोटा आएगा। तो इस केस से तो हमें ये पता चला। सेम चीज याद करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, 1/0 प्लस बीच की इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/1 - 2 cos x, और दिस इज 1/3। बेटा 1/0 प्लस 1/0 माइनस होता है -इन्फिनिटी, 1/0 प्लस होता है बेटा +इन्फिनिटी। तो यहां से हमें पता चला कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो या तो 1/3 या 1/3 से बड़ा है बट +इन्फिनिटी से छोटा है। तो बेटा जो मेरी रेंज आएगी वो क्या आएगी, -इन्फिनिटी -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये हमारी रेंज है बेटा। ठीक है जी, होपफुली आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब मेरी बात सुनना बेटा बड़े ध्यान से। अभी हमने रेंज का पहला क्वेश्चन किया, हम रेंज के थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। मान लो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, y = √9 - x²। डोमेन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा। अब वो कहता है रेंज की वैल्यू निकालो। अब बेटा जब हम डोमेन निकालते हैं तो y इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। तो रेंज निकालते समय आपको ये देखना है क्या x इन टर्म्स ऑफ y लिखा जा सकता है, तो अगर लिखा जा सकता है तो आपको लिखकर बताना है। अब मुझे चाहिए x इन टर्म्स ऑफ y, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया y², 9 - x², x² आ गया 9 - y², x आ गया √9 - y²। अभी आ गया बेटा x इन टर्म्स ऑफ y, क्या आ गया बच्चों, x इन टर्म्स ऑफ y। फिर से हमें पता है 9 - y² की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। आगे सॉल्व करेंगे तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। वेवी कर्व मेथड लगाओगे तो -3 से 3 आएगा। बट बेटा एक चीज याद रखना, स्क्वायर रूट क्वेश्चंस के अंदर जब भी आपका स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आएगा उसमें y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमें यह पता चल गया कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब यहां पे लिखना y कांट बी नेगेटिव, क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई गिरेगी, 0 से 3 तक। तो बेटा जो हमारा रेंज आ गया वो रेंज आ गई हमारी क्लोज इंटरवल 0 से 3 तक। क्या आ गया बेटा, क्लोज इंटरवल 0 से 3 तक। ठीक है जी, एक और देखो जरा बच्चे रेंज के ऊपर क्वेश्चन, डोमेन रेंज दोनों ही देख लो। कई बार क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आता है कि फंक्शन कुछ इस तरीके से x, x² बाय 1 + x² एंड सो ऑन, आगे कुछ भी लिखा हुआ है। अब कहता है डोमेन और रेंज निकालो। अरे पहले देखो ना y की वैल्यू है क्या, y है आपका x² बाय 1 + x²। पहले बच्चों हम डोमेन की बात करते हैं। भाई ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 + x² मस्ट नॉट इक्वल टू 0, तो x² मस्ट नॉट इक्वल टू -1, वो तो होता ही नहीं है।
क्या स्क्वायर कभी -1 हो सकता है किसी का? बिल्कुल भी नहीं, स्क्वायर नेगेटिव ही नहीं होता। तो आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करो, ये कभी -1 आने ही नहीं वाला। तो डोमेन में क्या आएगा? सारे के सारे रियल नंबर, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। बट जब आपकी बात आएगी रेंज निकालने की, तो मैंने कहा जब डोमेन होता है तो y इन टर्म्स ऑफ x होता है, जब आपको रेंज निकालना है तो x इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए। अब मेरी बात बेटा बड़े ध्यान से सुनना, अगर x इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट होता है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो y टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस वाई, वाई अपॉन 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो x आ गया अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब सुनो, रूट भी है फ्रैक्शन भी है, भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस वाई मस्ट नॉट इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ये बात तो सत्य है। अब नीचे रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस वाई किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी। अब हमें ये पता चलेगा जो हमारी रेंज है वो 1 में, उसके आंसर में कभी 1 तो आएगा नहीं, बट 1 से हमेशा छोटे आंसर आएंगे। अब ऊपर वाले को देखो, अगर मैं ऊपर वाले को देखूं तो ऊपर के अकॉर्डिंग मुझे पता चलता है कि y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। आप कहते हो y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, क्यों बड़ी होगी बेटा? रूट में नेगेटिव नहीं होता, तो अगर मैं न्यूमिनेटर पे ध्यान दूं तो मेरा y 0 या 0 से बड़ा होगा। जब मैंने डिनोमिनेटर पे ध्यान दिया तो मुझे पता चला y की वैल्यू 1 से छोटी है। आप कहते हो y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, बट 1 से क्या है? छोटी। तो बेटा रेंज के अंदर क्या आएगा? क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 1। तो ये बेटा हमारा एक और क्वेश्चन है। ओके बच्चे, तो डोमेन रेंज का एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। एक क्वेश्चन और है बेटा रीडिफाइनिंग ऑफ अ फंक्शन, कि आप मॉडुलस फंक्शन को कैसे रीडिफाइन करते हो। देखो जरा इधर, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज रीडिफाइन मॉडुलस x प्लस 1 प्लस मॉडुलस x प्लस 2। बिफोर टाइमिंग में ये एग्जांपल ले लेता हूं। वो कहता है इसको रीडिफाइन करो और रीडिफाइन करने के बाद इसका ग्राफ बनाओ। अरे भैया, जब किसी फंक्शन को रीडिफाइन करना होता है मॉडुलस वाले को, आप मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू को 0 बनाने का ट्राई करो। x प्लस 1 को 0 कब बना सकते हैं? -1 पे। तो जब हम x को -1 पुट करेंगे तो ये मॉडुलस क्या हो जाएगा? 0। और इसका मॉडुलस 0 कब होगा? x प्लस 2 0 होगा जब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -2। अब आप इसे बनाओ नंबर लाइन पे, -1 -2। भैया मुझे ये पता चल गया नंबर लाइन पे जो मेरा फंक्शन ब्रेक होगा -1 पे ब्रेक होगा, -1 से -2 के बीच में। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहां आएगा -2 और यहां आएगा -1। तो पहले हम वैल्यू ले लेते हैं जब x की वैल्यू -2 से छोटी है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं x की वैल्यू -2 से छोटी पुट करूं, तो अगर मैं मॉडुलस के अंदर -2 से छोटा -3 पुट करूं तो -3 + 1 क्या आता है? -2। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लगाते हैं? बाहर नेगेटिव। तो अगर मॉडुलस के अंदर बेटा नेगेटिव बन रहा है तो आपको बाहर क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। तो मैंने नेगेटिव लगा दिया कि भैया -2 से जब भी छोटी वैल्यू पुट करोगे अंदर नेगेटिव आ रहा होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। -2 से अगर मैं यहाँ छोटी वैल्यू पुट करूँ, ये भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा? बाहर नेगेटिव का साइन। बेटा याद रखना, अगर मॉडुलस के अंदर वैल्यू पुट करके नेगेटिव बनता है तो आपको बाहर का साइन चेंज करना है। अगर वैल्यू पुट करके चेंज नहीं हो रहा, अंदर पॉजिटिव आ रहा है, तो बाहर का साइन चेंज नहीं कर रहा। तो पहले मैंने लिया जब x की वैल्यू -2 से छोटी है। अब मैं लूंगा -2 या -2 से बड़ी है बट 1 से छोटी है। तो बेटा कोई भी वैल्यू ले लो -2 से -1 के बीच में। तो मैं ले लेता हूं -3/2 मतलब -1.5। -1.5 पे क्या आएगा? नेगेटिव। क्योंकि अंदर वाला नेगेटिव आ रहा है तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। यहां पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो नो चेंज, प्लस का ही आएगा। अब एक बार मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं -1 या -1 से बड़ी। भाई 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। बड़ी है ना उससे वैल्यू। 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो नो चेंज। x + 1 + x + 2। कई बच्चे कहते हैं सर आपने इक्वालिटी यहाँ क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया? भाई जहां मर्जी ले लो, इक्वालिटी आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी। इसकी इक्वालिटी यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो -x - x -2x -1 -2 -3 -x + x 0 -1 + 2 1 x + x 2x 1 + 2 3। तो इसे कहते हैं बेटा रीडिफाइनिंग ऑफ अ फंक्शन। हमने इसको रीडिफाइन कर दिया। अब वो कहता है इसका ग्राफ बनाओ। याद रखना, कोई बताए ना बताए, मैं बता देता हूं।
जब भी दो मॉडुलस के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो मर्जी आ रहा हो, जब भी इसका ग्राफ बनाने को आएगा, ग्राफ हमेशा बोर्ड स्ट्रक्चर बनेगा, बोर्ड ही बनेगी। देखना मैं बताता हूँ कैसे। सुनो भाई, कुछ नहीं करना, देखो जरा इधर। पहले हम ग्राफ बनाएंगे इसका, जब -2 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे। देखो हमें ये तो पता ही है कि -2 पे आंसर क्या आने वाला है 1। तो जब हम x के वैल्यू -2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है 1। मैंने कहा था इक्वालिटी यहाँ पे भी लगाओगे तब भी क्या आएगा 1। तो -2 पे आंसर आना है 1। अब इसकी लाइन बनाओ। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं y इज इक्वल टू -2x -3, वैल्यू आपको -2 से छोटी ही पुट करनी है। तो अगर मैं x को पुट कर दूं -3, तो -3 इंटू -2 प्लस 6, 6 -3 क्या होता है 3। ठीक है जी। अगर आप और छोटी वैल्यू पुट करोगे -4, 8 -3 क्या होता है 5। तो मुझे पता चल गया -3 पुट करने पर क्या आंसर आएगा 3। तो ये बेसिकली ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी बेटा? स्ट्रेट लाइन। अब मैं ये वाला स्किप करके ये वाला बनाता हूं। जब x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर है, -1 पे भी आंसर क्या आएगा 1। और इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा। तो बेटा याद रखना, एक लाइन ऐसी बनी, एक लाइन ऐसी बनी, और बीच में हमेशा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। तो ये बोर्ड जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। तो याद रखना, जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन रीडिफाइनिंग में आता है वो इसी तरीके से बनता है। तो बेटा इस पूरे चैप्टर में जितना पोर्शन मैं कवर करा सकता था, वन शॉट के अंदर मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको क्लियर हो जाए। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। हमने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। दो सेट्स के बीच में जो भी कनेक्शन होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो दोनों एलिमेंट सेम सेट से या डिफरेंट सेट से आ सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिलेशन बनाए जा सकते हैं। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का क्या फॉर्मूला, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा कि भैया रिलेशन के अंदर इससे बड़ा रिलेशन कोई भी नहीं होता, बाकी सारे के सारे इसके क्या हैं, सबसेट। फिर हमने कुछ एग्जांपल लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि रिलेशन एक मशीन की तरह होता है जिसमें आप एक इनपुट डालते हो और एक आउटपुट आता है। जरूरी नहीं है कि पहले सेट के सारे इनपुट्स के लिए कोई ना कोई आउटपुट है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो दूसरा सेट है उसके सारे आउटपुट पीछे ना किसी से कनेक्टेड हो। मैंने कहा हर रिश्ते की एक शर्त होती है, जो उस शर्त को सेटिस्फाई करेगा वही आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया था ये एग्जांपल कि भैया मैं 3 लाख रुपए लेके गया शोरूम में, तो बहुत सारी बाइक्स थी पर मैं 3 ही ले पाया क्योंकि ये तीनों मेरी रेंज में आ रही हैं। तो कोडोमेन तो बहुत बड़ी है, जो दूसरा सेट होता है कोडोमेन कहलाता है। रेंज हमेशा उसमें क्या होती है, कंटेन्ड। ठीक है जी। इनपुट, जो आप इनपुट डालते हो वो डोमेन होता है, जो आउटपुट आता है वो रेंज होता है। रेंज हमेशा दूसरे सेट से आता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, कोडोमेन। ठीक है जी। फंक्शन की डेफिनेशन बताई, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन इमेज ओनली। ये बाप बेटे वाला रिलेशन बताया था कि सब बच्चों का अलग अलग फादर हो सकता है, सब बच्चों का एक फादर हो सकता है, बट एक बच्चे के 2 फादर नहीं हो सकते। तो बेसिकली क्या, एक बच्चे के 2 बाप नहीं होंगे, एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं आ सकते। तो याद रखना फंक्शन की डेफिनेशन। फिर हमने पढ़ा फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी। पॉलिनोमियल नहीं पढ़ाया मैंने, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा क्या बनता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। फिर मैंने आपको एग्जांपल बताया कांस्टेंट फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी क्या है, सिग्नम क्या है, एब्सोल्यूट, GIF जिसे स्टेप फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल मैंने बता दिया है, बुक के अंदर मेंशन नहीं है। लॉगरिथम भी बता दिया, बुक के अंदर मेंशन नहीं है। फिर मैंने आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चन कराए कि डोमेन कैसे निकाली जाती है और रेंज कैसे निकाली जाती है। तो बेटा जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सारे इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप मैसेज करके मेरे से वो क्वेश्चन का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो होपफुली आपको रिलेशन फंक्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बच्चे आज इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ाएंगे ट्रिगो। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, थैंक यू।